जिस पाठ पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है इसे जगाओ। यह एक कविता है और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। शिक्षार्थियों, मुझे विश्वास है कि आप सबके साथ ऐसी कोई ना कोई स्थिति ज़रूर आती होगी। कुछ इसी प्रकार की स्थिति को लेकर आज इस कविता की हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है इसे जगाओ। आपने अक्सर अनुभव किया होगा कि हम काम करने की बजाय आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आराम करते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे मन में ये चिंता बनी रहती है कि हमारा कुछ काम अभी बाकी है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम आलस छोड़कर पूरी लगन से अपने कार्य को सिद्ध करने में लग जाते हैं। व्यक्ति को उसके कर्तव्य के प्रति सचेत करती हुई ये जो कविता है, आज हम इसे पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या क्या सीखेंगे। तो हमारे उद्देश्य हैं, समय पर सजग रहने का हम महत्व स्पष्ट कर सकें। समय पर सजग रहने का क्या महत्व है? यदि हम समय पर जागृत रहकर, सचेत रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो उससे हमें कितनी प्रसन्नता और कितनी संतुष्टि मिलती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा उद्देश्य है हमारा, सोकर पड़े रहने और जागने वाले व्यक्तियों के व्यवहार पर विश्लेषणात्मक चिंतन कर अंतर स्पष्ट कर सकें। हम सोकर पड़े रहने और जागने वाले व्यक्तियों के व्यवहार पर विश्लेषणात्मक चिंतन तो करेंगे ही, इनके बीच का अंतर भी स्पष्ट करेंगे। हमारा अगला उद्देश्य है, किसी विपत्ति से घबराकर भागने और लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलने में अंतर के बारे में उल्लेख कर सकें। हम बता सकेंगे कि किसी विपत्ति से घबराकर भागने और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलने के बीच कितना महत्वपूर्ण अंतर है। साथ ही हम यह भी वर्णन कर सकेंगे कि जीवन में समय नियोजित करके चलने का कितना महत्व है। इसके अलावा हम इस कविता के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कर सकेंगे और साथ ही इस कविता की भाषा कैसी है उस पर भी टिप्पणी कर सकेंगे। शिक्षार्थियों, क्या आपने कभी गौर किया कि नींद में रहने को हम सोना क्यों कहते हैं और नींद से उठने को जागना क्यों कहते हैं? आमतौर पर जागने का क्या लक्षण होता है? हरकत में आना, काम में लग जाना या सावधान हो जाना। इसीलिए कविता और गीतों में व्यक्ति, समाज या देश को जगाने के लिए आह्वान किया जाता है। यह अक्सर कहा जाता है और आप लोगों ने भी यह सुना होगा कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसी तरह जागना शब्द की तरह ही चलना शब्द का प्रयोग भी मनुष्य को गतिशील बने रहने, कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देने के लिए होता है। उदाहरण लेते हैं, जैसे कहा भी जाता है, कविता में भी है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो आइए ये कविता पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है इसे जगाओ। ये कविता कुछ इस प्रकार है। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। इन पंक्तियों में कवि द्वारा सूरज, हवा और पक्षी, इन तीन उपादानों को संबोधित किया गया है और संबोधन का तरीका बहुत ही आत्मीय है, जैसे हम अपने घर में परिवार के किसी सदस्य से बात कर रहे हों। भाई सूरज, भाई पवन, भाई पंछी। शिक्षार्थियों, आप जानते ही हैं कि सूरज हमें जीवन देता है। वह हमें प्रकाश तो देता ही है, ऊष्मा भी देता है, जो इस संसार को प्राणवान बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इधर सूरज निकलता है और उधर मनुष्य और पशु पक्षी जागते हैं और रोज़मर्रा के काम में जुट जाते हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति का दूसरा अत्यंत आवश्यक तत्व है हवा। हवा लगातार कभी तेज़, कभी हल्की, कभी बहुत हल्की चलती है। हवा हमेशा गतिशील रहती है और सक्रिय रहती है। प्रकृति के जीवंत होने का एक और लक्षण भी है, पक्षियों का कलरव, यानी पक्षियों का चहचहाना और उनकी अन्य आकर्षक गतिविधियाँ। हम सबके साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम पक्षियों के चहचहाने की मधुर आवाज़ से जग जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए
कि कोई व्यक्ति सोया हुआ है और आपसे उसे जगाने के लिए कहा गया है, तो आप उसे जगाने के लिए क्या करेंगे? आप उसे हिलाएंगे या उसे आवाज़ देंगे या फिर उसके कानों पर चिल्लाएंगे? कुछ ऐसी ही स्थिति इस कविता में भी है। इस कविता में एक सोए हुए आदमी का चित्र है, मगर यह जो सोया हुआ आदमी है वह नींद में सोया हुआ नहीं है, बल्कि जैसे सोने वाला आदमी आसपास के वातावरण से बेखबर रहता है, उस तरह सोया हुआ है। उसी तरह यह आदमी इस अर्थ में सोया हुआ है कि इसके इर्द गिर्द की दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है उसे पता ही नहीं है। वह अपने आसपास क्या घटित हो रहा है उससे वह पूरी तरह से अनजान है। यह आदमी समय को, वक्त को ठीक से पहचान नहीं रहा। दुनिया और समाज का आज का सच क्या है उसे पता ही नहीं है। वह इस सबसे बेखबर सपनों में खोया हुआ है। तो क्या आप सपने देखने और सपनों में खोए रहने में अंतर बता सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सपने देखना और सपनों में खोए रहना ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। सपने देखना आदमी की ज़िंदगी का महत्वपूर्ण अंग है। हम भविष्य के लिए सपने बुनते हैं और सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि सपनों में खोए रहने का अर्थ है केवल कल्पना में डूबे रहना, जीवन में निष्क्रिय होना। जो आदमी सपनों में खोया रहता है वह सपने के सच को पाने के लिए प्रयास करने का समय खो देता है और नींद टूटने पर खुद को वहीं का वहीं खड़ा पाता है। तो शिक्षार्थियों, आपने ध्यान दिया कि कवि ने आम शब्दों का प्रयोग कितनी सुंदरता से किया है और शब्दों के चयन में ऐसी सावधानी बरती है कि बात तो विशेष है लेकिन शब्द बहुत आसान। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो समय के सच को नहीं पहचानते, उसके साथ नहीं चलते और अपने हवाई किले बनाते रहते हैं। दरअसल वे लोग आंखें खुली होने के बावजूद सोए हुए व्यक्ति के समान हैं। शिक्षार्थियों, इस तरह की अनेक कहानियाँ आपने बचपन में पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। शेख चिल्ली की कहानी तो आपने अवश्य सुनी होगी, जिसमें शेख चिल्ली सपनों में खोया रहता है और अपना सर्वस्व गंवा देता है। इसी प्रकार आपने टेलीविज़न पर बहुत पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल देखा होगा, जिसमें मुख्य पात्र मुंगेरी सपनों में ही खोया रहता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता। इसी तरह कवि सूरज से ऐसे व्यक्ति को जगाने के लिए कहता है, उसके भीतर क्रियाशीलता की गर्मी भर देने के लिए कहता है। वह हवा से कहता है कि वह उसे हिलाकर उसकी नींद को भंग कर दे, उसे जगा दे, उसके अंदर हरकत पैदा कर दे ताकि वह उठे और समय के साथ कदम मिलाकर चल पड़े। कवि पक्षी से अनुरोध करते हुए कहता है कि वह उस व्यक्ति के कानों पर चिल्लाए ताकि वह अपने सपनों से जागे और उसका ध्यान अपने सपनों की दुनिया से निकलकर जीवन की वास्तविकता की ओर आए। वह वर्तमान के सच को पहचान कर अपनी सही भूमिका सही समय पर तय कर सके और लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाए। तो शिक्षार्थियों, कवि ने सूरज, हवा और पक्षी, प्रकृति के इन तीन उपादानों को मनुष्य की तरह आत्मीय भाव से संबोधित करते हुए उनसे आग्रह किया है कि वे समय के साथ न चल पाने वाले आदमी का सच्चाई से परिचय कराएं और उसके अंदर जागृति पैदा करें। यह प्रयोग बहुत ही सुंदर है। ये तीनों मानव जीवन के आरंभ से ही उसके सबसे अधिक निकट के साथी हैं। जगाना, हिलाना और चिल्लाना सोए हुए व्यक्ति को जगाने के तरीके हैं तथा इनके लिए सूर्य, वायु और पक्षी से अनुरोध करना कविता के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रहा है। जैसा हमने पहले भी बात की, सूर्य, पवन, पक्षी प्रकृति के ही अंग हैं और मनुष्य के साथी भी। प्रकृति सोए हुए व्यक्ति को जगाती है। जीवन में सोए हुए प्राणी को जागने की प्रेरणा देने में कवि प्रकृति को आधार बनाता है। तो हम कविता को आगे बढ़ाते हैं। अगली पंक्तियां हैं, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा ये, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये।
शिक्षार्थियों, यह तो हम जानते ही हैं कि इस कविता में कवि ने सूर्य, पवन और पक्षी का आह्वान किया है कि वे सच से बेखबर सोए हुए और सपनों की दुनिया में खोए हुए आदमी को जगाएं। तो आगे इसी क्रम में कवि कह रहा है कि इसे केवल जगाओ भर नहीं, बल्कि समय पर जगाओ। अगर यह व्यक्ति समय पर नहीं जागा तो इसके साथ के लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि उन लोगों की उन्नति हो जाएगी और यह व्यक्ति बहुत पिछड़ जाएगा। समय बीत जाने पर जब इसे यह एहसास होगा कि इसके साथ के सभी लोग प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं, तब इसे अपने पिछड़ने का बोध होगा और यह उनकी बराबरी करने के लिए घबरा कर भागेगा, यानी हड़बड़ाहट में कुछ करने का प्रयास करेगा और कुछ भी कर नहीं पाएगा। इन सब का परिणाम क्या होगा कि उसे क्रोध आएगा, मानसिक तनाव होगा, वह खुद से लड़ेगा और फलस्वरूप वह जीवन में असफल होता चला जाएगा। शिक्षार्थियों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लोग किन्हीं कारणों से जब किसी काम को टालते रहते हैं तो ऐन वक्त पर उन्हें घबराहट होने लगती है। आप परीक्षा को ही लीजिए, कुछ विद्यार्थी साल भर मन लगाकर पढ़ते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहते हैं, उनका पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो जाता है। ऐसे विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में भी सहज और शांत रहते हैं और उनका जो परीक्षा फल है वह भी बहुत अच्छा आता है। इसके ठीक विपरीत कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो साल भर के समय को बहुत अधिक मानते हुए कहीं और व्यस्त रहते हैं। वे तब जागते हैं जब परीक्षा के दिन नज़दीक आ जाते हैं। घबराहट में वे अपने आगे का समय भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। परीक्षा के समय उनको बहुत चिंता होती है, उनकी स्मरण शक्ति भी ठीक से काम नहीं करती। अक्सर इन शिक्षार्थियों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें जो थोड़ा बहुत भी आता है वे उसे भी अपनी परीक्षा में ठीक से नहीं लिख पाते। तो हम कविता को आगे पढ़ते हैं। आगे की पंक्तियां हैं। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। तो शिक्षार्थियों, हम चर्चा कर चुके हैं कि कवि ने सच से बेखबर सोए हुए आदमी को समय पर जगाने का अनुरोध सूर्य, पवन और पक्षी से किया है। यह भी सही है कि सही समय पर अगर आदमी सचेत न हो तो वह हड़बड़ाने लगता है। कवि इसी बात को और अधिक स्पष्ट कर रहा है। वह कहता है कि घबराकर भागने और क्षिप्र गति अर्थात तेज गति से चलने में फर्क होता है। तेज गति का अर्थ तो सही अवसर पर सचेत होना है, सही मौके पर न चूकना है। जो सही अवसर का भरपूर उपयोग करते हैं वे ही प्रगति करते हैं, और जो सही अवसर पर चूक जाते हैं वे लाख उठापटक और माथापच्ची करने पर भी प्रगति नहीं कर पाते। सही क्षण में सजग व्यक्ति ही लक्ष्य प्राप्त करता है। इसीलिए कवि एक बार फिर सूरज, पवन और पक्षी से अनुरोध करता है कि वे समय के सच को न पहचानने वाले इस व्यक्ति को सच से परिचित कराकर उसके अंदर जागृति पैदा कर उसे क्रियाशील बनाएं, यानी उसे सक्रिय करें। घबराकर भागने और क्षिप्र गति में अंतर बताकर कवि ने समय और अवसर पर सचेत रहने के महत्व को बहुत सरलता से, सहजता से स्पष्ट किया है। शिक्षार्थियों, आपने भी ध्यान दिया होगा कि बातचीत के लहजे में तथा कम और आसान शब्दों में गंभीर बात कहने की कला बहुत कम कवियों में ही पाई जाती है। इस कविता में यह कला देखी जा सकती है। तो हमने इससे जगाओ कविता पर चर्चा की, उसे समझा। इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने प्रकृति के उन उपादानों से व्यक्ति के अंदर जागृति का भाव पैदा करने का आग्रह किया है, जो सृष्टि के आरंभ से ही स्वयं क्रियाशील हैं, सक्रिय हैं। सूरज रोज उदित और अस्त होता है। वह संसार को जीवन ऊर्जा प्रदान करता है और प्रकाश देता है। जीवन की समस्त हलचल का वह स्रोत है। हवा निरंतर चलती रहती है।
वह भी संसार को जीवन प्रदान करती है। और यह तो आप जानते ही हैं कि पक्षियों का कलरव प्रातः काल से ही जीवन के गीत सुनाता है। तो इस तरह सोए हुए या समय की गति न पहचानने वाले आदमी को जगाने और क्रियाशील होने का संदेश देने के लिए ये बहुत ही उचित माध्यम है। और कवि ने यहाँ अपनी कल्पना और जीवन जगत के गहरे अनुभव का प्रयोग किया है। शिक्षार्थियों, जरा विचार कीजिए, यदि यह कहा जाता कि सोते मत रहो, जागो या सपनों की दुनिया से निकलो और कर्म में लगो, तो इसमें वह सौंदर्य कहाँ है? क्या इस कविता को पढ़कर आपने भी ऐसा महसूस किया? कवि ने प्रगति का अर्थ भी बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। प्रगति हड़बड़ाहट में भागने से नहीं होती, बल्कि विचार पूर्वक स्थितियों को समझकर उनका आकलन करते हुए सही दिशा में प्रयास करने से होती है। इसके लिए आदमी को निरंतर सजग और सक्रिय रहना होता है। तो आइए अब हम कविता के भाव सौंदर्य पर बात करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने इसी तरह आम जनजीवन की रोज़मर्रा की जिंदगी के अनेकानेक साधारण सी लगने वाली बातों को अपनी कविता का विषय बनाया है। आपको स्पष्ट ही हो गया होगा कि वे सहज मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। कविता की भाषा की बात करें तो इसे जगाओ कविता को पढ़ते हुए आपने अनुभव किया होगा कि इसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। अन्य कविताओं से तुलना करने पर हम पाते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र कविता में चमत्कार पैदा करने के लिए अप्रचलित या संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग नहीं करते। प्रचलित शब्दों और मुहावरों के प्रयोग से ही वे बड़ी से बड़ी बात कह देते हैं। उनकी एक कविता में कवि को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी मुझसे बड़ा तो दिख। जिस तरह आम आदमी बोलता है उस तरह की भाषा में उच्च कोटि की कविता करना बहुत मुश्किल काम है। भवानी प्रसाद मिश्र ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वे निरंतर आम बोलचाल की भाषा में ही जनता की संवेदनाओं और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वे भाषा की सादगी के एक समर्थ कवि हैं। शिक्षार्थियों, आपने इस कविता में संबोधन पर ध्यान दिया? भाई सूरज इसे जगाओ, ये पढ़कर लगता है जैसे कवि अपने किसी बहुत ही आत्मीय से बात कर रहा हो। भाई के साथ संबोधन हिंदी बोलने वाली जनता की आम शैली है, जैसे भाई खाना हो गया क्या, भाई तुम भी तो कर सकते थे। इसी तरह कवि ने सूरज के लिए कोई अन्य पर्याय नहीं चुने। कवि दिनकर, मार्तंड, सविता आदि का प्रयोग कर सकता था, परंतु उसने सूरज ही लिखा है, जो बहुत ही आम बोलचाल की भाषा है। इसी तरह पंछी आदि भी आम बोलचाल के ही शब्द हैं। जैसे आपको स्पष्ट ही हो गया होगा कि कविता में बातचीत की शैली अपनाई गई है। कवि मानो सूरज, हवा और पंछी से, जो उसके नितांत अपने हैं, अपने ही साथी को जगाने का अनुरोध कर रहा हो और फौरन जगाने का कारण बताकर उन्हें तर्कसंगत ढंग से समझा रहा हो। तो शिक्षार्थियों, आज हमने इस कार्यक्रम में इसे जगाओ कविता पर चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि इस कार्यक्रम में हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा कि इस कविता में आदमी को जागरूक बने रहने का संदेश दिया गया है। सपनों में खोए रहने वाले आदमी को वास्तविकता से परिचित कराने की आवश्यकता बताई गई है। दिशाहीन भटकने की अपेक्षा सोच समझकर प्रयास करने को महत्व दिया गया है। इन विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के उपादानों का इस्तेमाल किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र सहज मानवीय संवेदना के कवि हैं। उन्होंने अपनी कविता में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। कविता साधारण शब्दों और आम भाषा में गंभीर विचारों को व्यक्त करने में समर्थ है। कविता में बातचीत की शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो शिक्षार्थियों, हमारा यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
मैं आशा करती हूँ कि इस कार्यक्रम से आपको यह कविता समझने में और भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य शैली समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।